और हमारे सामने एक स्कूल का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम है एमा। आज उसकी आखिरी क्लास है। इस क्लास के बाद लंबी छुट्टी होने वाली है। सारे बच्चे छुट्टियों पे जाने वाले हैं, उसके साथ साथ टीचर्स भी। मगर एमा अपने पिता के पास जा रही है। उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा चल रहा है, वो उसके पास नहीं जाना चाहती। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही रिसेप्शन पे जाती है, वहाँ की लेडी उसे एक बैकपैक देती है कैंपिंग वाली, और कहती है कि ये मेरी कजन की है, वो यहीं पर भूल चुकी थी, तुम इसे अपने पास रखो। एमा अब उसे अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ हम गुंडों के एक समूह को देखते हैं। ये सारे लोग अपनी गाड़ियों में इलीगल चीजों को भरते हैं और लेकर के निकलने लगते हैं यहाँ से। यहीं पर हम इनके मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है बॉसमैन। थोड़ी देर के बाद ईमा ड्राइव करना शुरू कर देती है ताकि जल्दी से अपने पिता के पास पहुंच सके। जब वो रास्ते में आती है तभी उसके पिता उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। लोकेशन मिलते ही वो अपने फोन में टाइमर लगा लेते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि ईमा कितनी तेजी से आगे आ रही है। वो उसके पल पल का हिसाब रखना चाहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ईमा के पास उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज देखने के बाद वो कार रोकती है और रिप्लाई करती है। इनके झगड़े को देखने के बाद हमें पता लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड के लाइफ में कोई और लड़की आ गई थी और इस चीज ने ईमा को झकझोर करके रख दिया। तभी से इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। जब इन दोनों के बीच आर्गुमेंट हो रहा था तब उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया और उसने धक्का मार दिया एमा को। एमा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो एक अपने लिए बॉयफ्रेंड तो चाहती है मगर बिल्कुल नॉन वायलेंट, जो बड़े ही आसानी से उसके साथ पेश आए। रिप्लाई करने के बाद वो अपनी कार से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम उन सारे गुंडों को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को रोकता है और आता है ड्राइवर के पास। अभी पीट नाम का लड़का इस गाड़ी को चला रहा है। पुलिस वाले को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार वो कुछ ऐसा काम करने जा रहा है। पुलिस वाला पीट की तरफ देखता है और उससे कहता है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। पीट उसे लाइसेंस देता है मगर जैसे जैसे उसकी हालत खराब हो रही है पुलिस वाले को शक होना शुरू हो जाता है। तब वो इनसे पूछता है कि तुम लोगों ने गाड़ी के पीछे क्या रखा है, मुझे दिखाओ। बॉसमैन कहता है कि कुछ भी नहीं है, हम बस दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे घर का ही सारा सामान है। मगर अब पुलिस वाले को शक हो चुका है। वो इनसे बार बार कहता है कि मुझे पीछे देखना है। तभी इनके बाकी साथी चले आते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ के हालात खराब होने वाले हैं। वो बगल में अपनी गाड़ी रोकते हैं और बार बार पुलिस वाले को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो उस गाड़ी को छोड़ करके इनके पास चला है। वो उससे पूछते हैं आगे का डायरेक्शन, मगर पुलिस वाले का पूरा ध्यान इन दोनों पे है। वो कहीं और नहीं देखना चाहता। वो बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे बताओ कि गाड़ी के पीछे क्या है। दूसरी गाड़ी में बैठे लोग जब इस चीज को देखते हैं तब वो चले आते हैं गाड़ी से बाहर। फिर पुलिस वाले का मजाक बनाते हैं ताकि वो अपना ध्यान इनकी तरफ लगाए। पुलिस वाला घूमता है और अब इनके बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है। पुलिस वाला इस बात को समझ जाता है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वो अपनी बंदूक निकालने लगता है। इस चीज को देखने के बाद बाकी लोग भी बंदूक निकाल लेते हैं। अब सबने एक दूसरे पर बंदूक तान करके रखा है। पुलिस वाले जैसे ही पीछे मुड़ता है, बाज नाम का आदमी सीधा हमला करता है उसके सर पे। अब पुलिस वाला बेहोश हो चुका है। फिर ये लोग उसे घसीटते हैं और घसीट करके रख लेते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जिसकी गाड़ी अब बंद पड़ गई है। गाड़ी देखने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका रेडिएटर गर्म हो चुका है, वो भी बहुत ही ज्यादा। वो बाहर आकर के अपना फोन निकालती है ताकि मदद बुला सके, मगर उसके फोन में नेटवर्क नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसी रास्ते पर हम उन गुंडों को देखते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद वो रोड से नीचे आते हैं और पुलिस वाले को नीचे रख देते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। इन्हें पता है कि पुलिस वाले ने इनकी शक्ल देख ली है। अगर इन लोगों ने उसे छोड़ा तो पुलिस वाला इन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और ये लोग ऐसा नहीं चाहते। इन्हें किसी भी कीमत पर मारना है इस पुलिस वाले को, लेकिन बॉसमैन नहीं मारना चाहता उसे। वो पीट को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम्हारे हाथ कांपते, न तुम्हें पसीना होता और न ही इस पुलिस वाले को हम पर शक होता। तब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे मारोगे। बंदूक निकालो और सीधा गोली मारो इसके भेजे में। पीट अपने हाथ में बंदूक ले लेता है मगर फिर से उसका हाथ कांप रहा है। इस चीज को देखने के बाद बॉसमैन उससे पूछता है कि क्या तुमने आज से पहले कभी बंदूक चलाई है? पीट कहता है कि नहीं। तब सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। बॉसमैन कहता है कि तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। तुम्हारे पास 2 गोलियां हैं। सामने जो पत्थर नजर आ रहा है पहले उस पे 2 गोलियां चलाओ, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद सीधा गोली मारना इस पुलिस वाले के भेजे में। पीट प्रैक्टिस को शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम ईमा को देखते हैं जिसे गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो अपनी कार के अंदर से एक बोतल निकालती है और उसी तरफ जाने लगती है जहाँ से गोली चली है। अब पीट भी तैयार है अपने बंदूक के साथ। ईमा जैसे ही आकर के देखती है उसके होश उड़ जाते हैं कि एक पुलिस वाला बीच में है और उसके अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं। तभी पीट गोली चलाता है और गोली जाकर के लगती है पुलिस वाले के कंधे पे। इस चीज को देखते ही एमा डर जाती है और उसके हाथ से बोतल गिर जाता है नीचे। ये बोतल कांच की थी। नीचे टूटने के बाद बहुत आवाज आती है। आवाज को ये सारे लोग सुन लेते हैं। एमा जब देखती है कि इन लोगों ने उसे देख लिया है तब वो भागना शुरू कर देती है। वो भाग रही है और सारे गुंडे उसके पीछे भाग रहे हैं। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। अंत में ये लोग उसे पकड़ते हैं और उठा के लेकर के आते हैं अपने पास। जैसे ही वो लोग उसे जमीन पे पटकते हैं, बॉसमैन कहता है कि अब हमें 2 लोगों को मारना पड़ेगा, पुलिस वाले को, उसके बाद इसे भी, क्योंकि इसने भी हमारी शक्ल देख ली है। इसको मारना जरूरी है। तो कौन मार रहा है इसे?
इन बातों को सुनने के बाद बोयला नाम का आदमी कहता है कि जरा इसकी शक्ल देखो और इसके शरीर को, इसे ऐसे ही मार देना एकदम बेवकूफी हो। हम पहले इसके साथ मजे लेंगे और मजे लेने के बाद मार देंगे। बोसमैन को भी आइडिया अच्छा लगता है और कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी इसके साथ पहले मजे लेगा उसे वही मारेगा। सारे लोग एमा की तरफ देखते हैं थोड़ी देर के लिए और मान जाते हैं, क्योंकि इसके साथ सोने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तभी एमा की नजर पड़ती है पुलिस वाले पे। वो देखती है कि पुलिस वाला होश में आ चुका है और वो धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा है अपनी कार की तरफ। वो एमा की तरफ इशारा करता है कि वो कुछ भी ना बोले और शांत रहे। सब लोग बहुत एक्साइटेड है कि अब वो एमा के साथ मजे लेंगे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी एक सिक्का निकालता है उछालने के लिए और कहता है कि देखते हैं किसकी किस्मत अच्छी है, जो जीतेगा वो इसके साथ पहले मजे लेगा। बोयला इस चीज को जीत लेता है और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि वो एमा के साथ मजे लेने वाला है। वो उसे लेकर के जाने लगता है झाड़ियों की तरफ। तभी पुलिस वाला बैठ जाता है अपनी कार और कार लेकर के भागने लगता है। इस चीज को देखने के बाद सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। बोयला ने एमा के हाथों में हथकड़ी लगाई थी। हथकड़ी लगाने के बाद वो भी भागता है पुलिस वाले के पीछे, मगर जाते समय उसका बेल्ट यहीं पे गिर जाता है। बॉसमैन देखता है कि वो कार से भाग रहा है और बाकी सारे लोग पैदल भाग रहे हैं। पुलिस वाला यहाँ से जल्दी ही भाग जाएगा। तब तुरंत वो अपनी गाड़ी से अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है, एक पोजीशन लेता है और सीधा गोली मारता है पुलिस वाले के भेजे। अब पुलिस वाला मर चुका है। दूसरी तरफ एमा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि सामने पड़े बेल्ट को वो खींच सके। बेल्ट में ही हथकड़ी की चाबी है। थोड़ी देर के बाद बेल्ट उसे मिल जाती है। तब वो हथकड़ी की चाबी निकालती है और उसे खोलने लगती है। इसी बीच उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे क्या तालीम दी थी कि अगर वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो उसे क्या करना चाहिए। अब एमा भी तैयार है। उसे पता है कि ये लोग इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सामने ही उसे एक चाकू नजर आता है। वो चाकू लेती है और निकलने लगती है यहाँ से। तब तक सारे लोग वापस चले आते हैं। इसी बीच एमा पहुंच जाती है अपनी कार के पास। वो जरूरी चीजें लेती है और कैंपिंग वाले उस बैकपैक को भी, और निकल पड़ती है यहाँ से दूर जाने के लिए। दूसरी तरफ बॉसमैन जब देखता है कि वो लड़की भाग चुकी है, तब वो आग बबूला हो जाता है और सारे लोगों को कहता है कि अगर वो लड़की भाग गई तो हम सारे लोग बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि उसने हमारी शक्लें देख ली है और उसे ये बात भी पता है कि पुलिस वालों को हमने मारा है। तो किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ के निकालो, उसकी लाश मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम एमा के पिता को देखते हैं जो घड़ी की तरफ देख रहा है। उसके मुताबिक अब तक एमा को यहाँ पर आ जाना चाहिए था। वो बाहर आता है और रास्ते की तरफ देखने लगता है कि एमा अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। थोड़ी देर तक वो वहाँ पे खड़ा रहता है, फिर एमा को कॉल करता है। उसका कॉल भी नहीं लगता। तब वो दोबारा घड़ी की तरफ देखता है और परेशान होने लगता है कि उसकी बच्ची कहाँ पर है। दूसरी तरफ ये सारे लोग तैयार हैं कि किसी भी कीमत पर ये लोग एमा को मारना चाहते हैं। एमा को हम पहाड़ के ऊपर देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो लंबी लंबी सांसें ले रही है ताकि वो अपने आप को संभाल सके। वो पूरे बैकपैक को चेक करना शुरू कर देती है कि अंदर क्या चीजें हैं, क्या कोई चीज उसके काम आ सकती है या नहीं। थोड़ी बहुत चीजें उसे काम की मिलती है। उसे पता है कि अपनी जान उसे खुद बचानी है। अगर वो उनके हाथ लगी तो वो लोग कभी भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी ये 6 लोग पहुंच जाते हैं उसकी कार के पास और पूरे कार की तलाशी लेने लगते हैं ताकि उसके बारे में कुछ पता लग सके। एमा के सारे पेपर्स यहीं पर हैं। एमा के बारे में उन्हें लगभग चीजें समझ में आ चुकी है। बॉसमैन सबको कहता है कि ये बीहड़ है। यहाँ पर अगर कोई भी चलता है तो उसके पैरों के निशान होते हैं। उसके पैरों के निशान यही होंगे। उन्हें देखो और उनका पीछा करना शुरू करो। वो यहाँ से ज्यादा दूर भाग करके नहीं गई होगी। इसी बीच हम एमा को देखते हैं जो आगे बढ़ रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पैरों के निशान छूट रहे हैं और इससे कहीं वो लोग उसका पीछा कर सकते हैं। तब वो एक चाल चलती है और थोड़ी देर के लिए वो हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है ताकि उसे देखने के बाद वो लोग कंफ्यूज हो जाए और तब एक डायरेक्शन में भागने लगती है और वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच एक किसान आगे आ रहा होता है। तभी रोड पे उसे एमा की गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी रोकता है और जाता है देखने के लिए कि आखिर ये किसकी गाड़ी है। तब उसे एमा के पेपर्स नजर आते हैं। पेपर में उसके पिता का भी नाम लिखा है। ये किसान उसके पिता का दोस्त है। इस चीज को देखते ही वो एमा का नाम जोर जोर से चिल्लाता है, मगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। तब वो सीधा कॉल करता है उसके पिता के पास और पूरी बात बताता है कि उसकी बेटी की गाड़ी उसे मिली है बीहड़ के बीचों बीच, मगर उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है। उसे क्या करना चाहिए। एमा के पिता पूछते हैं कि तुम मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। तभी हम बॉसमैन के ग्रुप को देखते हैं। ये लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से एमा ने हर तरफ पैरों के निशान छोड़े थे। 3 अलग अलग निशानों को देखने के बाद ये लोग कंफ्यूज है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। तब बॉसमैन कहता है कि हम 3 टुकड़ी में बट जाएंगे। हर एक टुकड़ी में 2 लोग होंगे। 3 अलग अलग ट्रैक्स पे हम निकलते हैं और जैसे ही किसी को वो लड़की नजर आए वो रेडियो पर सबको इत्तला करेगा। हम सारे लोग मिल करके उसे मारेंगे। इस बात पे सब अग्री करते हैं और अलग अलग रास्ते पे निकल पड़ते हैं। तभी हम एमा को देखते हैं जो बीहड़ में ऐसे ही भटक रही है। बहुत देर भटकने के बाद उसे बहुत ही तेज प्यास लगी है। थोड़ी देर के बाद उसे पानी नजर भी आता है। वो तुरंत पानी के पास पहुंच करके पानी पीना शुरू कर देती है। वो पानी में खोई हुई है, अगल बगल भी नहीं देखती, क्योंकि अभी उसे कैसे भी अपनी प्यास बुझानी है। जब वो पानी पी रही होती है तभी दूर से बोयला उसे देख लेता
जाता है और समझ जाता है कि यह वही लड़की है। उसके साथ जो साथी है वो रेडियो निकालता है सबको इत्तला करने के लिए। तब वोएला उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उन लोगों को यह बात पता लगी तो सबसे पहले वो लोग आकर के इस लड़की को मारेंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे। जरा एक बार इस लड़की को देखो, मैं अभी भी उसका बलात्कार करना चाहता हूँ। वह बिना मजे लिए उसे नहीं मारना चाहता, तो हम दोनों पहले चल करके उसके साथ मजे लेते हैं, उसके बाद सबको बुलाएंगे और उसका खात्मा कर देंगे। दूसरा आदमी भी मान जाता है। धीरे धीरे ये दोनों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वोएला आता है यहाँ पर एमा के पास और उस पर बंदूक तान करके कहता है कि पानी का डब्बा मुझे दो, क्योंकि उसे भी प्यास लगी है। एमा डरती हुई उसे डब्बा दे देती है। वो पानी पीता है और बंदूक तानते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब उसने एमा पर बंदूक तान के रखा है और उसी बहाने उसे छू भी रहा है। एमा उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मगर वोएला उसकी बातों को नहीं सुनता और उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। तभी एमा अपना चाकू निकालती है और बार बार स्टैब करती है वोएला को। वोएला को मारने के बाद उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मारना ही पड़ता है, जब तक वो मरेंगे नहीं वो दूसरों को शांत नहीं रहने देंगे। तभी हम एमा के पिता को देखते हैं जो पहुंच चुके हैं एमा की गाड़ी के पास। वो किसान अभी भी यहीं पर है। वो चारों तरफ ट्रैक्स को देखने लगते हैं। ट्रैक्स को देखने के बाद कहते हैं कि मेरी बच्ची इधर भाग करके गई है और उसके पीछे 6 लोग और लगे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके मुझे उन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी मेरी बच्ची की जान बचेगी। मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत स्ट्रांग है, वो आखिरी दम तक उनसे लड़ेगी। मैंने हमेशा ही उसे इसी चीज की ट्रेनिंग दी थी। वो बहुत अच्छा कर रही थी, मगर एक वक्त के बाद जब उसने एक जानवर को गोली मारा तब उसका दिल टूट गया और तब से उसने निश्चय किया कि वो कभी भी हिंसा नहीं करेगी। इसी बात का मुझे डर है कि वो कमीने जब उसके पास जाएं तब कहीं वो उन्हें भी मारने से ना चूके। तभी हम वोएला के दूसरे साथी को देखते हैं जो देख रहा है कि एमा अभी भी वहीं पर खड़ी है, मगर वोएला नजर नहीं आ रहा। तब वो भी डर जाता है और कॉल करके अपने साथियों को पूरी बात बताता है कि एमा उसके सामने ही है। वोएला उसके पास गया था मगर वो नीचे गिरा हुआ है। शायद उस लड़की ने वोएला को मार दिया। जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ पर आओ। सारे आने लगते हैं इस डायरेक्शन में। जब ये लोग ये बातें कर रहे थे तब एमा ने भी वॉकी टॉकी पे सारी बात सुन ली। वो वॉकी टॉकी को लेती है और भागना शुरू कर देती है यहाँ से आगे, और अब बोसमैन का पूरा ग्रुप उसके पीछे भाग रहा है। वो भागती जाती है और ये सारे लोग पीछा करते जाते हैं क्योंकि वोएला का साथी सबसे करीब है एमा के। एमा जैसे ही पहाड़ पे पहुंचती है वो सबको कहती है कि मैं तुम लोगों को एक आखिरी वार्निंग देना चाहती हूँ। मैंने पुलिस वालों को इत्तला कर दिया है। 2 घंटे के अंदर सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पर होंगे, तो तुम्हारे पास भी सिर्फ 2 घंटे हैं। यहाँ से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, वरना हमेशा के लिए तुम लोग काल कोठरी में सड़ोगे। बोसमैन कहता है कि चाहे कोई भी आ जाए, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। ये लोग ऐसे ही आगे भागते रहते हैं और एमा फिर से आगे भाग रही है। थोड़ी देर के बाद वो पहाड़ के ऊपर चली जाती है। तभी हम वोएला के साथी को देखते हैं जो पहाड़ के नीचे है। इस चीज को देखते ही एमा ऊपर से एक पत्थर फेंकती है जो आकर के सीधा लगता है इस लड़के के सर पे। एमा को लगता है कि यह मर चुका है। तब वो नीचे आती है उसके हथियारों को लेने के लिए, मगर वो बंदूक को उठाती उससे पहले ये लड़का उस पर हमला कर देता है और चोक करना शुरू कर देता है। एमा अपनी आखिरी सांसें ले रही है। तभी उसके हाथ में लग जाता है इस आदमी का बंदूक। वो सीधा इसके भेजे में गोली मारती है। ये आवाज बहुत दूर तक जाती है। बोसमैन भी इस आवाज को सुनता है और वॉकी टॉकी पे पूछता है कि क्या हुआ। तब एमा कहती है कि अब दूसरा भी गया, सिर्फ तुम 4 लोग ही जिंदा बचे हो। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ, आगे आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन चारों को पहली बार एहसास हो रहा है कि इन लोगों ने गलत लड़की से पंगा ले लिया। इनकी हालत भी खराब हो रही है क्योंकि बहुत समय से इन लोगों ने पानी नहीं पिया है। एक वक्त के बाद सब डिहाइड्रेट होने वाले हैं, मगर बोसमैन सबको कहता है कि अपने दर्द को संभालो, ये बिखरने का समय नहीं है जब तक हम उस लड़की को नहीं मार देते। फिर सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें एमा थोड़ी दूरी पर नजर आती है। तब बोसमैन अपनी राइफल निकालता है और निशाना लगाता है। जैसा ही ये गोली चलती है एमा गिर जाती है नीचे। तब ये लोग तेजी से भागते हैं ताकि उसे पकड़ सके, मगर थोड़ा और आगे आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि एमा फिर से आगे भाग रही है। तब बोसमैन दोबारा अपनी बंदूक निकालता है और फिर से गोली चलाता है, मगर एमा इस बार भी बच जाती है। तब वो अपने साथियों को कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, वो मेरे निशाने पर है, मैं ऐसे ही निशाना लगा करके रखूंगा ताकि वो यहाँ से दूर न भाग सके। तब तक तुम लोग धीरे धीरे उसके पास जाओ। बाकी 3 लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच एमा चली जाती है घर के अंदर। उसे लोहे का एक खंजर नजर आता है। तब वो उसे लेकर के अपने पास रख लेती है। जैसे ही इनका साथी घर के अंदर दाखिल होता है एमा सीधा उसे स्टैब करती है। तब बाकी के 2 लोग शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आदमी बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तभी बोसमैन देखते हैं कि पीट ऐसे ही बाहर खड़ा है और वो अंदर नहीं जा रहा और न ही कुछ ढूंढ रहा है। तब बोसमैन उसे कहता है कि अगर तुम यहीं रहे तब हम तुम्हें यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे और यहीं सड़ते रहोगे। तुम जाकर के उस लड़की को ढूंढना शुरू करो। इस बात को सुनते ही पीट जाने लगता है सामने जहाँ उसका साथी गया था। वो भी जाता है उसी घर के अंदर। तभी एमा उसे पकड़ लेती है और उसके बंदूक को छीनती है। फिर चाकू को जैसे ही उसके गले पर रखती है वो गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने कभी किसी को नहीं मारा, मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इन बातों को सुनने के बाद एमा शांत हो जाती है और छोड़ देती है इसे। तभी आदमी भागते हुए आता है बाहर और सबको चिल्ला करके बताने लगता है कि एमा इसी घर के अंदर है। इस चीज को देखते ही एमा चाकू फेंक करके मारती है और वो चाकू आकर के सीधा घुस जाता है पीठ के पीठ में। ऊपर से
बोसमैन भी परेशान है। वो बाज को आवाज देता है मगर बाज भी उसकी आवाजों को नहीं सुनता। उसे लगता है कि सारे लोग मर चुके हैं। तब धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है इस गाँव की तरफ। इसी बीच हम बाज को देखते हैं जो एक घर के अंदर है। तभी एमा चली आती है उस घर के अंदर। ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। एमा अब जमीन पे गिरी हुई है और बाज ने उसके ऊपर बंदूक तान करके रखा है। तब एमा उसके दिमाग से खेलती है और कहती है कि तुम एक लड़की को ऐसे ही मारोगे बंदूक से? अगर लड़ना है तो मुझसे आकर के 2 हाथ करके देखो, तब तुम्हें अपनी मर्दानगी का एहसास होगा। ये बात बाज के दिल पे लग जाती है। उसका मेल ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपनी बंदूकों को फेंकता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि औरतों की जगह सिर्फ किचन में होती है और अगर तुम लोग कभी भी किचन से बाहर आए तो तुम लोगों का हश्र क्या होगा। वो एमा पे टूट पड़ता है और उसे पीटता भी है मगर थोड़े समय पहले उसने गंदा पानी पी लिया था, इसीलिए उसकी हालत खराब हो रही है और एमा भी इस चीज का फायदा उठाती है। वो बार बार मारती है उसे और एक वक्त के बाद वो जैसे ही नीचे गिरता है वो उसके सर पे एक मेटल से मारने लगी है। तब तक मारती है जब तक उसके सर के चीथड़े ना उड़ जाए। अब सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ बोसमैन ही जिंदा बचा है। वो जैसे ही बाहर आती है देखती है कि बोसमैन ने उस पर बंदूक तान करके रखा है। तब वो बोसमैन को भी यही बात कहती है कि तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे, मुझे एक मौका दे करके देखो। बोसमैन हंसता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हारे हाथ में भी बंदूक है, हम गन डुएल खेलते हैं। जिसने पहले गोली चलाई वो सामने वाले को मार गिराएगा। बोसमैन को ये बात पता नहीं है कि एमा के पिता मिलिट्री में हुआ करते थे और बचपन से उन्होंने ऐसी ही तालीम दी है एमा को। जैसे ही खेल की शुरुआत होती है एमा अपने 2 बंदूकों से गोली चलाती है और वो ढेर कर देती है बोसमैन को, मगर उसके कंधे पर भी एक गोली लगी है। वो इसी हालत में उठ करके चलना शुरू करती है। थोड़ी देर के बाद हम उसके पिता को देखते हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो एमा को देखते हैं उनकी आंखें भर आती हैं। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा करके रोते हैं। अब एमा को भर्ती कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। एमा ने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, खास करके हिंसा को लेकर के कि हिंसा कब सही है और कब गलत। इन चीजों को देखने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि उसने उसे माफ कर दिया है। ये दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।